चलिए हम देखते हैं कविता के बहाने कविता का अध्ययन करते हैं जो कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। देखिए वो यहाँ पर कविता की कि कोई चिड़िया उड़ती है पर चिड़िया की और कविता की उड़ान एक समान नहीं है। वो इन बातों को यहाँ पे व्यक्त करते हैं। कविता की तुलना देखिए एक जगह चिड़िया से करते हैं, दूसरी जगह वो बच्चों से करते हैं, तो तीसरी जगह वो फूल से करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि तुलना कर सकते हैं लेकिन समानता इन दोनों में नहीं है। तो आइए इसका हम विस्तृत अध्ययन इस कविता का करते हैं। देखिए इनका लिखना है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। माने मीन्स होता है मायने, मायने का होता है अर्थ। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कविता एक उड़ान है। उड़ान मीन्स जैसे चिड़िया उड़ती है आसमान में, उस तरह कविता भी उड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह अपना प्रचार करती है, प्रसार करती है। तो वही कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि कविता एक उड़ान है। वह किसी चिड़िया के उड़ान के बहाने से, आप यहाँ देख रहे हैं कि कह रहे कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कह रहे कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के जैसे ही, जैसे चिड़िया उड़ान भरती है उसी तरह कविता भी उड़ान भरती है, लेकिन इन दोनों की समानता नहीं है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता की उड़ान के बारे में चिड़िया क्या जान सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कह रहे कि कविता जो है बाहर भीतर इस घर से उस घर, और वो पंख लगा करके उड़ती है। चिड़िया भी अपने पंख से उड़ती है और कविता भी उड़ती है, लेकिन कविता के उड़ने का अर्थ चिड़िया क्या जाने कि इसका अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि कविता एक उड़ान है। यह किसी चिड़िया के उड़ान के बहाने से व्यक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि कविता में के निहित भावों में उड़ान में जो गुण और व्यापकता विद्यमान है वह भला चिड़िया के सीमित उड़ान में कैसे संभव हो सकती है। कह रहा है कवि कि देखिए चिड़िया और कविता इन दोनों में उड़ान जो है, उड़ान का भाव निहित है, गुण है, लेकिन एक कविता के उड़ान में जो व्यापकता और जो गुण विद्यमान है वह चिड़िया नहीं समझ सकती है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान एक सीमित उड़ान है और कविता की उड़ान जो होती है वो असीमित होती है। क्योंकि चिड़िया तो एक घर से दूसरे घर, बाहर से भीतर और भीतर से बाहर ही उड़ान अपनी भरती है और उसकी उड़ान भी एक सीमा में बंधी रहती है। लेकिन यहाँ पर कवि के मन में जो उत्पन्न भाव हो रहे हैं कविता लिखने के लिए, उन भावों की तो कोई सीमा ही नहीं है। भावों का पंख तो असीम है, जिसकी दूरी और ऊंचाई ये दोनों असीम व अनंत है, और ये कितनी ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं ये चिड़िया नहीं जान सकती है। कविता के द्वारा पंख लगाकर उड़ने का अर्थ तो किसी भी सीमा में न बंधना है। भला एक चिड़िया क्या जाने कि कविता के उड़ान में कितनी व्यापकता है। देखिए आप इसका आपको मतलब समझ में आया होगा कि यहाँ एक कविता की उड़ान और एक चिड़िया के उड़ान, दोनों में उड़ान शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन एक चिड़िया की उड़ान सीमित है और एक कविता की उड़ान असीमित है। असीमित कैसे है कि चिड़िया जो है इस घर से उस घर में, भीतर से बाहर यही उड़ान भर सकती है, लेकिन एक कविता जो है तो कविता एक कवि का भाव होता है। तो जब वो कविता लिख रहा होता है तो कवि के अंदर जो भाव चल रहे हैं,
कविता लिखने के लिए उन भावों की कोई सीमा नहीं है, वो भाव असीमित है। तो एक सीमित है और एक असीमित है। तो एक असीमित जो है उसकी माने, उसका अर्थ, एक सीमा में रहने वाली जो चिड़िया वो क्या जान सकती है। तो वो अपने कविता में एक चिड़िया और एक कविता की समानता को व्यक्त किया है कि दोनों में उड़ान तो समान है, लेकिन दोनों के उड़ान में क्या अंतर है। और एक कविता की उड़ान एक चिड़िया कभी नहीं जान सकती है। अब हम दूसरा इसका देखते हैं। फूलों से इनकी तुलना की गई है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यहाँ पे कवि का कहना है कि कविता एक खिलना है, कविता भी खिलती है फूलों के जैसे। जिस तरह फूल खिलता है उसी तरह कविता भी खिलती है, लेकिन एक कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल का काम है खिलना और मुरझा जाना, लेकिन कविता जो है जब खिलती है तो वो जब एक बार खिल जाती है तो वो कभी मुरझाती नहीं है। तो इस चीज़ को उन्होंने व्यक्त किया है कि किसी कविता में सुंदर फूलों के खिलने का वर्णन हो सकता है, उनकी शोभा का उल्लेख हो सकता है, पर वास्तव में अगर देखा जाए तो कविता की सुंदरता को फूलों का खिलना नहीं समझा जा सकता। फूल खिलते हैं, कुछ देर महकते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, वे सूख करके मिट जाते हैं, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। लेकिन कविता के जो मधुर भाव है वो एक बार जब खिलते हैं तो वह मधुर भाव बाहर भीतर इस घर में उस घर में बल्कि हर जगह व्याप्त होते हैं, वो कभी मुरझाते नहीं हैं। सब में, सबके हृदय में जीने की चाह उत्पन्न करते हैं। फूलों की महक और सुंदरता की महक में, फूलों की महक और सुंदरता की तुलना किसी भी प्रकार कविता से नहीं की जा सकती है। देखिए यहाँ कवि के कहने का भाव जो है वो यह है कि अगर हम देखते हैं कि कविता में फूलों का वर्णन किया जाता है, फूल के खिलने का, उसके महकने का, लेकिन फूल और कविता दोनों अलग चीज़ें हैं। फूल का काम होता है कि एक बार वो खिलता है, मुरझा जाता है और मुरझा करके फिर उसकी महक जो है वो ख़त्म हो जाती है, देखिए तो। लेकिन कविता जो है वो जब एक बार खिलती है तो उसमें जो खिले हुए फूल होते हैं वो इस घर से उस घर में हर जगह अपने सुगंध रूपी भाव को बिखेरते रहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह से कवि का आप देखें कि वह एक चिड़िया से तुलना कर रहा है, कह रहा है कि गुणों की तुलना हो सकती है लेकिन समानता नहीं की जा सकती है। उड़ान है कविता में लेकिन उसकी तुलना चिड़िया। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। देखिए इसके पहले आप लोग देखें कि चिड़िया का भी वो खंडन किया है कवि कि चिड़िया जो है वो कविता के मायने, कभी मायने मीन्स अर्थ, महत्व कभी नहीं उससे उसकी तुलना की जा सकती है। फिर आप देखें फूल से कि फूल से भी चिड़िया की तुलना और कविता की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि फूल खिलता है और मुरझा जाता है, लेकिन कविता एक बार जब खिलती है तो उसके भाव कभी मुरझाते नहीं हैं। अब यहाँ पर कविता का जो है तुलना बच्चों के साथ किया जा रहा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कह रहे कि कविता एक खेल है बच्चों के खेल के जैसा, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने।
कह रहे कि कविता भी एक शब्दों का खेल है जो बच्चों के जैसे होते हैं। बच्चों का घर, बच्चों के खेलने का और खेलने के घर का कोई बच्चों के जगह नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। वो अभी यहाँ खेलते हैं, अभी दूसरी खेल खेलते हैं, तो कुछ देर बाद वो दूसरी खेल खेलने लगते हैं, तो उनकी कोई सीमा नहीं होती है। उसी तरह से कविता की भी कोई इस शब्दों का खेल है। जब एक बार ये शब्दों का खेल शुरू होता है तो वह खेल कभी ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पर कविता की तुलना बच्चों से की गई है, बच्चों के खेल से की गई है। देखिए यहाँ कवि कहता है कि कविता जो है वो किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती है, वह तो बच्चों के खेल की तरह है जो कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रकट हो जाती है। बच्चे अपने खेल में मग्न हो जाते हैं तो बाहर भीतर की परवाह नहीं करते, वो जहाँ होते हैं उसी जगह पर अपना खेल शुरू कर देते हैं और हर घर में वह अपने खेलने का एक स्थान ढूंढ लेते हैं, किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक उसी तरह कविता अतीत के, वर्तमान के, भविष्य के प्रसंगों को प्रकट कर लेती है, वह हर समय के भावों को व्यक्त कर लेती है। कविता की रचनात्मकता तो में अपूर्व ऊर्जा छिपी हुई है। जिस तरह बच्चों में छुपी रहती है ऊर्जा, उसी तरह कविता के रचनात्मकता में भी अपूर्व ऊर्जा छिपी हुई होती है। वह किसी भी बंधन में बंधती नहीं है, वह बच्चों के खेल की तरह बेपरवाह है। वह बच्चों के खेल की तरह किसी एक स्थान से बंधी हुई नहीं है। इसलिए कविता की खेल को बच्चे ही जानेंगे, दूसरा कोई नहीं जान पाएगा। तो इस तरह से इस कविता के बहाने पाठ, जो इनका जो एक पार्ट है कविता का, ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में इसका दूसरा पार्ट है बात सीधी थी, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।